अच्छा, कल ना हमने डाइवर्जेंस तक कर लिया था और कल हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि a vector A is solenoidal if divergence of A equal to 0। ये हमने पढ़ा था कल, ठीक है। उसके बाद है लैप्लाशियन। ठीक है, लैप्लाशियन क्या होता है आपको पता है कि अगर डाइवर्जेंस लेना पड़ जाए ग्रेडियंट का। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। जी आसम ऑन है। अगर आपको डाइवर्जेंस लेना पड़ जाए ना ग्रेडियंट का, तो उसको हम कहते हैं लैप्लाशियन। तो ये डिनोट होता है नेबुला स्क्वायर फाई से, और इसका फार्मूला होता है डबल पार्शियल फाई एक्स स्क्वायर ये आप सबको पता है ना, कॉम्प्लेक्स में पढ़ के भी आए हुए हैं, ठीक है। और इसको हम अगर सिंपल यूं भी लिखें तो ये भी गलत नहीं होगा। डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या नेबुला स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा तो नहीं पढ़ सकते, नेबुला पढ़ेंगे। ये आपका ना नेबुला स्क्वायर ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद है कि फाइंड कैसे करना है। एग्जांपल कहता है अगर फाई आपके पास है जी 2x³ प्लस सॉरी 2x³ इंटू वाई स्क्वायर इंटू z4 तो आप इसका नेबुला फाइंड करें तो इट्स वेरी सिंपल। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर डबल डेरिवेटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लेते जाएं विद रिस्पेक्ट टू x मैं लूँगा तो क्या आएगा 3 2 6x² वाई स्क्वायर y4 z4। इसी तरह अगर मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव लेता हूँ तो कितना आएगा 6 2 12x वाई स्क्वायर z4। फिर पार्शियल फाई और पार्शियल y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 2 4x³ y z4 और पार्शियल फाई इसका डबल पार्शियल ले लें इज इक्वल टू 4x³। बाकी सब स्कूल चले गए हैं, अगर जाना भी था तो थोड़ा लेट नहीं जाता बंदा, क्या 8 एक बजे जाते होते हैं ना शायद। डबल डेरिवेटिव में 12 नहीं आना। डबल डेरिवेटिव क्या बोले प्लीज। नहीं सॉरी, हाँ इट्स ओके, बता दिया। पार्शियल फाई और पार्शियल जेड क्या आना है 4 2 8 x³ वाई स्क्वायर z³ और पार्शियल फाई और पार्शियल स्क्वायर ये सॉरी z का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 8 3 24 x³ वाई स्क्वायर z²। ठीक है जी, किसी को कोई मसला है तो बताएं। मंसूर थोड़ा सा लेट आए हैं।
उसके बाद है कि जस्ट ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, ठीक है ना। जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले के अंदर तो क्या बनेगा जी, इसका डेल स्क्वायर नेबुला स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू दिस प्लस नजर नहीं आ रहा है, 4x क्यूब वाई स्क्वायर वाई 4x क्यूब z4 प्लस 24x क्यूब वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। किसी को कोई मसला हो तो बताएं भाई, ठीक है। उसके बाद है देखें, मुझे बताएंगी हमारा ये हमने कल पढ़ा था ना, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर। किसी फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं? f dash of r divided by r dot r vector। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, चलें गुड हो गया। चलें लगे हाथों ये बता दें कि ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n क्या होता है? तो n r power n minus 1 n माइनस टू तो नहीं होता? r power n minus 2 dot r vector। नहीं, डॉट आर डॉट नहीं, कुछ भी तो नहीं वही होगा। मतलब हाँ चले मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी के सिमिलर ना आज हम लिख रहे हैं इसका लेप्लाशियन का, लेप्लाशियन हो ऑपरेटर और एफ ऑफ आर हो, ठीक है ना। तो जनाब ये आ रहा है 2/r एफ प्राइम ऑफ आर प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ आर। बच्चों कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आप सारे देखें जरा इसको। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं ना, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये बन जाते हैं। एक्चुअली वो तो यही कर रहा है। यस सर। बुक वाला यही कर रहे हैं, ट्राई मारते हैं। यही डेफिनेशन है भाई, लैप्लाशियन की डेफिनेशन क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस। ओके यस सर। चलें शाबाश, ये लगाएं ये वाला फार्मूला, एफ प्राइम आर डिवाइडेड बाय आर आर वेक्टर। दुआ भी किया करें अल्लाह ताला से सुबह सुबह उठ के, क्या अल्लाह हमें ये दे दें, सिर्फ मेहनत बिलीव ना किया करें। अच्छा खैर, अब मुझे बताएं कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई इनटू वेक्टर क्या होता है? सर फाई बाहर आ जाता है और डेल्टा जो है वो आर पे अप्लाई हो जाता है। डेल्टा अप्लाई होता है आर के, आई थिंक उसकी डाइवर्जेंस होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। और देन प्लस क्या होगा जी? ग्रेडियंट ऑफ एफ प्राइम आर ओवर आर डॉट आर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है सर। डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होती है भाई? कल बताया था। 3। ओके, ये आ जाता है 3 प्लस ये मैं इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि देखिए हम उन लोगों में से तो नहीं है ना जो बिल्कुल फार्मूला ही याद करके तैयारी कर रहे हैं। हम तकरीबन 80% तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत है इसको सॉल्व भी करना आना चाहिए ताकि बंदा कहीं फंस जाए तो आप सॉल्व वाले टेक्निक से भी जान छुड़ा सकें, निकल सकें। अब ग्रेडियंट हम ये देखें, ग्रेडियंट एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन, तो याद है स्टूडेंट हम पढ़ के आए होंगे ना, मैंने बताया था कि सीधा सीधा क्वोशंट रूल होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले का ग्रेडियंट,
माइनस ऊपर वाला एंड देन डिनोमिनेटर ग्रेडियंट। सही कह रहा हूँ? ये अप्लाई करें यहाँ पे, क्या आएगा? आर स्क्वेयर, आर ऊपर, ग्रेडियंट ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर ग्रेडियंट ऑफ डिनोमिनेटर डॉट आर वेक्टर। अच्छा जी, एफ प्राइम आर डिवाइडेड बाय 3 सॉरी आर इंटू 3 प्लस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन क्या होता है? शाबाश बोलें। एफ प्राइम आर ग्रेडियंट क्या होगी? एफ डबल प्राइम आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर वेक्टर, और ये आर साथ इन्होंने क्या कर दिया, ये आर साथ पड़ा हुआ है, ये देखिए ये साथ आर पड़ा हुआ है, माइनस एफ प्राइम एफ आर और ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, कौन सा लगाऊं इनमें से? ग्रेडियंट ऑफ आर की जगह। वैसे हमें पता है कि क्या आता है, आई थिंक आर ओवर क्या आता है, आर वेक्टर ओवर आर आता है। आर यूज करते हैं। हाँ, तो आई थिंक ये होल के साथ था ना इसका। अच्छा, 1 ओवर आर स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लूँ, ये स्टेप समझ आया सारों को? ये 1 ओवर आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया है। जी सर। ये देखें आर आर से कैंसिल, थोड़ा काम शॉर्ट हो गया। ये देखें आर डॉट आर क्या होगा भाई? आर स्क्वायर। हाँ, काट जाएगा ना। ये आर स्क्वायर आएगा तो आर से कटेगा, तो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से भी कट जाएगा। नहीं समझ नहीं आ रही, चलें इसको स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। एफ डबल प्राइम आर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डॉट आर माइनस एफ प्राइम आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है ना? तो ये कट जाएगा स्टूडेंट पूरा, ये कट जाएगा इसके साथ। तो देखें जी क्या आया, एफ प्राइम आर ओवर आर 3 प्लस एफ डबल प्राइम आर माइनस एफ प्राइम आर ओवर आर। इन दोनों का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3 टाइम माइनस 1 टाइम क्या आता है? सबको बात समझ आ गई? जी सर। जस्ट ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए की कि आपके माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, कि आपको ये चीज़ें भी रिकॉल हो जाए ना। वैसे सबको आता है, कोई मैं भी देख के ही कर रहा हूँ, तो ये आप रिकॉल कर लें। तो मैं भी याद कर लेता हूँ, 2f प्राइम आर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ आर। ये है किसका फार्मूला मंसूर? तो ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर का। लैप्लाशियन कहते हैं उसको, ठीक है ना? तो ये कल हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस, नहीं कल हमने पढ़ा था ग्रेडियंट का भी पढ़ा था, डाइवर्जेंस भी पढ़ा था, और आज हम ही ने ये पढ़ लिया। सेकंड है जी कि डेल स्क्वायर आर एन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है। अब जब हमने ये प्रूफ कर लिया ना, तो समझ लिया आपका 30-40% काम हो गया। तो क्या होगा? 2, ये देखिए ना 2, इसका डेरिवेटिव वो क्या होता है? एन आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस इसका डबल डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा भाई? एन इंटू एन माइनस 1 और एन माइनस 2। एग्री? तो देखें इसको क्या आता है स्टूडेंट? 2n और n माइनस 2 आता है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 और n माइनस 2। तो स्टूडेंट्स क्या आता है? 2 आई थिंक इसमें से n और n माइनस 2 कॉमन आएगा, देन 2 प्लस n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स क्या बच जाना है? n इंटू एन प्लस 1
r की पावर n माइनस 2। ठीक है, मेन चीज़ ये है। उसके बाद है लैप्लाशियन ऑफ 1/r, आपका क्वेश्चन होमवर्क है। उसके बाद है लैप्लाशियन ऑफ लीन ऑफ आर, आपका होमवर्क है, माशाल्लाह कल भी किया था सबने। लैप्लाशियन ऑफ e की पावर आर आपका होमवर्क है। और लास्ट वन ये है कि 4 दिया हुआ है, तो ये e की पावर आर फाइंड करनी है। हिंट में दे देता हूँ, ऐसा है कि आपने खुद करना है। कल मैंने आपको एक फाइल सेंड की थी वेक्टर की, याद है? जी सर। उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ और उसी को आपने बाद में देखना भी है। मैंने कोई 20-25 पेजेस ना उसकी पिक्चर बना के सेंड की थी, जिसके अंदर डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट और लैप्लाशियन 4 ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन थी और मेन फार्मूलाज प्रूफ हुए हुए थे। वो आपने कहीं आप देखें ना, कोई लैपटॉप में कोई फोल्डर बनाते जाएँ प्रॉपरली, इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग मटेरियल, आपको आइंदा भी जो तैयारी करनी पड़ सकती है ना एफपीएससी के लिए या इधर उधर। तो कर्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नेबुला रिकॉल करते हैं, तो नेबुला क्या होता है? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल जी के। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब नेबुला किसी वेक्टर पे अप्लाई होता है ना, तो अगर डॉट से होता है तो ये देता है डाइवर्जेंस। क्या देता है? डाइवर्जेंस देता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। एग्री करते हैं ना सारे? देन ये था जी 2। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? जब नेबुला अप्लाई होता है किसी स्केलर फंक्शन पे, डायरेक्ट अप्लाई होता है और आंसर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ग्रेड देता है, और ये होता है, इसका आंसर क्या आता है? वेक्टर फॉर्म में होता है। ऐसी ही बात है भाई। जी सर। थर्ड ये है कि जब नेबुला अप्लाई होगा किसी वेक्टर के ऊपर, दो तरीकों से, एक डॉट से, एक क्रॉस से। जब क्रॉस होता है तो उसको हम पढ़ते हैं कर्ल। ठीक है, और सेकंड इज इक्वल टू ये होता है वेक्टर। ठीक है, तो ये भी वेक्टर ही होता है। अब फाइंड कैसे करते हैं? वेरी सिंपल। आपको पता है कि आपको सबको फाइंड करना आता होगा, आई होप ये चीज़, ये फाइंड करना आता है ना कर्ल। जी सर। बस फिर यस सर। मैं बेसिक जी एग्जांपल सर। नहीं करवा रहा कि ये किस तरह करते हैं फाइंड। उसी तरह करते हैं जिस तरह ये ऐसे करते हैं ना, इधर यू आई जे, जिस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर की। इधर आप लिखते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। तो ए मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं एग्जांपल बुक से लिख रहा हूँ। तो एक्स जी क्यू, मंसूर आप मेरी हेल्प करेंगे, आतिफ, काशिफ सब तो आते ही नहीं है। जी सर। -2x² वाई जी 2yz4। ज़रा डायरेक्ट बोलो क्या लिखूंगा मैं इसको, मंसूर? फिर मैं पार्शियल और पार्शियल वाई लेंगे। डायरेक्ट इसका y के रिस्पेक्ट से क्या आना? इसका वाई के रिस्पेक्ट से आ जाएगा सर 2z4। माइंड के अंदर सेव कर लो। फिर इसका z के एतबार से क्या आएगा? कोई नहीं इसका आएगा, डेल्टा क्लास से प्लस आएगा। 2x² y। हाँ, तो 2x² y, नहीं y के रिस्पेक्ट, हाँ सही कह रहे हैं। आप बताएं जी, -j और j के रिस्पेक्ट से बताओ। ये मीन्स ये ये जीरो
उसका जाएगा। 0 आ गया हाँ, और ये आ जाएगा 2x जी स्क्वायर 3xz²। 3x जी स्क्वायर। अच्छा जी, प्लस के ये और विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा जी, -4x -4x z और 0, ऐसे ही है। जी सर। स्टूडेंट ये बात थी, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगी हैं। सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट कोई ख़ास नहीं है लेकिन ये पता आपको होनी चाहिए एटलीस्ट, कर्ल ऑफ ए प्लस बी। ये तो आपको पता ही होगा, कर्ल सेपरेट हो जाएगा जस्ट लाइक वेक्टर्स। नंबर 3, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, याद है कल वाली चीज़ है ना, ये कल हमने डाइवर्जेंस के लिए पढ़ा था, ये कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी स्केलर टाइम्स वेक्टर। तो मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने कहा था ऐसे किया करें, कि यूँ किया करें, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड पे ये चीज़ प्लस सेकंड एज इट इज़, और चूँकि कर्ल है तो सेकंड को सेकंड पोजीशन पे ही रखना है। तो सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का ये, समझ आ गई बात। अब इसको फिल करना है आपने, फिल कैसे करूँ, कि कहाँ पे क्या लगाऊँ भाई, प्लीज़ बताएं। सर डेल्टा एंड ए के दौरान क्रॉस आएगा। क्रॉस आएगा जी, ये वेक्टर बन जाएगा। जब वेक्टर तो बनेगा डेल्टा तो फाइव स्केलर के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा या क्या, क्या इधर में क्या लिखूँ इसे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ वैसे नहीं, 5 मल्टीप्लाई। इधर क्या होगा, तो डेल्टा 5 के आगे क्रॉस आएगा। क्रॉस आएगा। भाई एग्री करते हैं सारे मेरे से जी सर। स्टूडेंट्स, बाकी सारे सो तो नहीं रहे, समझ रहे हैं। जी सर, समझ जी आ रहा सर। अब ये डाइवर्जेंस, यस सर। मैं डाइवर्जेंस पे दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ कल वाली, ये एग्जैक्टली डाइवर्जेंस वाला लिख रहा हूँ ना, तो कैसे लिखूँगा मैं इसको, ये लिखूँगा यू इनटू आंसर स्केलर लाना है, ठीक है ना। आंसर जब मैंने स्केलर लाना है तो इट्स मीन मैंने ये काम करना है, ये स्केलर आ जाएगा प्लस, फिर मैं लूँगा ग्रेडियंट ऑफ 5, देन मैं उसकी डॉट लूँगा ए के साथ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी चीज़। लेकिन मैंने एक बात की है कि जो सेकंड है ना उसको सेकंड पोजीशन पे ही रखना है, ये ना हो कि इसको अब इधर क्रॉस किया हुआ आपने इधर, समझ रहे हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ बाद में। जी सर। कोई ऑर्डर शॉर्डर सेट कर लें, मैंने तो ये फार्मूलाज पढ़ा पढ़ा के याद किए हैं और ये मुझे वेक्टर के अंदर काफ़ी काम दे देते हैं। देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, स्टूडेंट नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मली मैंने देखा है अपने, मतलब जो मेरे दोस्त हैं स्पेशली, वो तैयारी करते हैं, मैं बताता हूँ, ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है जी, ओडी पढ़ेंगे, अच्छा लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, टोपोलॉजी पढ़ेंगे, अप्लाइड में से वो ओडी कर लेंगे क्योंकि ओडी थोड़ा बड़ा काम है, लेबोरियस काम है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, रियल को तो मैं अप्लाइड नहीं कर सकता लेकिन रियल कर लेंगे, ये उनकी तैयारी होती है। करते क्या हैं, वेक्टर भी छोड़ के जाएंगे कि यार ठीक है यार, सब हमें तो पता है कि जब डॉट ज़ीरो होती है तो परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस ज़ीरो होती है तो पैरेलल, वो इस चीज़ को वेक्टर की तैयारी समझते हैं। ऐसा नहीं होता। ये 2017 का पेपर आप देखेंगे तो आप समझेंगे हाँ भाई हमारी जो तैयारी फुल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक्सटेंसिव अगर आपने तैयारी करनी है ना तो फिर प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। ये तैयारी नहीं होती कि परपेंडिकुलर हो तो डॉट ज़ीरो और पता नहीं क्या क्या बेसिक बेसिक चीज़ें हों। जस्ट आप इमेजिन कर लें कि अगर वो डाइवर्जेंस कर्ल के अंदर से ही पूछना शुरू कर दे चीज़ें, तो ये आप देखें ये काफ़ी सारा बन जाता है। ऐसी बात है ना, मैकेनिक्स छोड़ के चले जाते हैं, टेंसर्स छोड़ के चले जाते हैं, डीजी छोड़ के चले जाते हैं, टेंसर्स, डीजी, पीडीज। मेरा दिल है मैं आपको इन तीनों पे भी काम करवाऊंगा, टेंसर्स पे भी इंशाल्लाह, क्योंकि टेंसर्स अगर आप पीपीएससी को तो साइड पर रख देना, टेंसर 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं पीपीएससी में, लेकिन एफपीएससी के अंदर टेंसर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रीज़न ये है कि एफपीएससी का टेस्ट बनता है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मास्टर बैठे हुए हैं टेंसर्स, डीजी, इन चीज़ों के ना। और जो पीपीएससी का बनता है नॉर्मली लाहौर से बनता है, लाहौर वालों को प्योर के अलावा कुछ नहीं आता, तो वो ज़्यादा प्योर ही पूछते हैं। लेकिन एफपीएससी के अंदर टेंसर्स मैंने जो आपका पेपर बनाया है ना ओडी का भी,
रात को क्वेश्चन डाले हैं तो मैंने FPSC के पास पेपर से उठाए हैं क्वेश्चन। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अभी वेक्टर भी हम अच्छी खासी पढ़ रहे हैं, तो मे भी ये 3-4 दिन और ले लेना। टेंसर भी पढ़ेंगे, इसके अंदर एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। फिर मेरा इरादा है वेक्टर के बाद आपसे मशवरा करेंगे कि या तो हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे या तो हम टेंसर्स पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्योंकि उसका ज़्यादा आता है पेपर के अंदर। तो उसके बाद मेरा इरादा है कि टेंसर्स पढ़ें, फिर उसके बाद DG पढ़ें, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और उसके बाद थोड़ी सी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मेन फार्मूले, और एट दी एंड हम टोपोलॉजी और फंक्शनल पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ जब पेपर की डेट अनाउंस हो ना, जब कभी भी हो, तो आई थिंक एक हफ़्ता तो देते हैं ना मंसूर, या आप सब ने किसी ने दिया होगा, एक हफ़्ता देते हैं जब आपको मैसेज आता है ना कि आपने PPSC जी सर, जी, इतना होता है। एक हफ़्ता नहीं तो 5-6 दिन तो होते ही होते हैं। तो उस टाइम फिर हम टोपोलॉजी और फंक्शनल्स पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो इसीलिए कि वो भूल ना जाए आप और मुझे, समझ आई बात? तो जी सर। सेकेंडली है कि जो आपका वो नहीं है वेक्टर स्पेसेस वाला, वेक्टर स्पेस हो गया, रिंग थ्योरी होगी और ग्रुप थ्योरी, इसको आप साथ साथ करते रहा करें। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको भूल जाएंगे, चीज़ें भूल जाएंगे। OD आपने एक बार कर ली ना तो इंशाल्लाह 2-3 महीने कहीं नहीं जाती माइंड से। समझ आ गई बात? टोपोलॉजी, वेक्टर स्पेस और रिंग थ्योरी, इसको देखते रहा करें, हर वक्त देखते रहा करें इसके MCQs। तो बहुत मेजर रिजल्ट है पेपर के अंदर आता है जी, द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। बता सकता है कोई क्या आएगा? मैंने से क्या पढ़ा है स्टूडेंट? मैंने से पढ़ा क्या है? मैंने यूँ पढ़ा है कर्ल ऑफ ए अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट बताएं ज़रा। ये मतलब है डेल क्रॉस ए, ठीक है ना। और ग्रेड ऑफ फाई लिखा हो तो इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, 0 होता है। इसे पढ़ते क्या है? कर्ल ग्रेड फाई, कर्ल ग्रेड फाई, इसको रट्टा मार लें। कर्ल ग्रेड फाई क्या होता है? 0। कर्ल ग्रेड फाई 0 आता है। समझ आ गई बात? आता कैसे है? सेंड की हुई है मैंने फाइल, उसको देख लें। बहुत सिंपल है कि आप एक फाई फंक्शन ले लें कोई भी XYZ का, ठीक है ना, फाई, इसका ग्रेडियंट ले लें। ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है? पार्शियल फाई बाय पार्शियल XI, पार्शियल फाई बाय पार्शियल YJ प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल ZK, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपने इसकी कर्ल लेनी है, तो जब इसकी कर्ल लेंगे तो क्या होगा? इधर कर्ल आएगा ना, कर्ल ऑफ दिस थिंग, किस तरह डेट होगा IJK दिस 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 दिस, इंशाल्लाह इसका आंसर क्या आएगा? 0। ओके, अच्छा मुझे बताइए 0 स्केलर होगा वेक्टर होगा? ये वाला वेक्टर होगा। क्योंकि लास्ट में हम कर्ल ले रहे हैं, वेक्टर होगा। जब लास्ट में कर्ल ले रहे हैं तो इट्स मीन आंसर वेक्टर आएगा। नेक्स्ट, कर्ल ग्रेड फाई 0 होता है। उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, ये भी 0 होता है, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज 0। ये भी पूछा जा सकता, ये वेक्टर, ये जो 0 है ये स्केलर होगा वेक्टर होगा? स्केलर होगा। तो स्टूडेंट ये आपने 2 रिजल्ट्स याद रखने हैं, कर्ल ग्रेडियंट फाई 0, डाइवर्जेंस कर्ल ए 0। पता है क्या होता है, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में से ही हूँ जो इन्हीं चीज़ों में भी फंसे रहते थे कि इधर फाई को भी रटते, मैं यूँ याद करता था कर्ल ग्रेड फाई फिर डाइवर्जेंस कर्ल ए। तो मैं नहीं चाहता कि आप इन चीज़ों में फंसे रहें। आपको पता है कि जब ग्रेडियंट है तो आगे वेक्टर तो आ नहीं सकता, ऐसी बात है ना भाई। ग्रेडियंट तो स्केलर का होता है। जब मैं कर्ल लिख रहा हूँ तो इट्स डेफिनेटली मीन्स कि मैं आगे क्या लिखूँगा? वेक्टर लिखूँगा। ऐसा ही है, ये चीज़ समझ आ गई है? जी सर। बस आप ये याद कर लें, बड़ी बात है ये, कर्ल ग्रेड याद कर लें और डाइवर्जेंस कर लिया, ठीक है।
आप ये याद कर लें, कर्ल ग्रेड 0 होता है, डाइवर्जेंस कर्ल भी 0 होता है। अब आगे कहाँ पे फाई आना है, कहाँ पे ये वेक्टर ए आना है, ये आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? ये दो रिजल्ट्स आपको Yes, याद sir. रखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट कल हमने पढ़ा था कि डाइवर्जेंस 0 हो तो सुमेरा आई हुई है, आतिफ आया हुआ है, सुमेरा अकबर, रोहीन, डाइवर्जेंस 0 हो तो कोई बता दे वेक्टर को क्या कहते हैं भाई? फिर सोलेनाइडल। ए को हम कहते हैं सोलेनॉइडल। एक तो स्पेलिंग ही भूल जाते हैं, ये सोलेनॉइडल, ठीक है ना। इसी तरह अगर कर्ल 0 हो ना, कर्ल क्या कहते हैं? वेक्टर है। एरोटेशन। एरोटेशनल भी कहते हैं, ए इज एरोटेशनल, और कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। ओके, ये बात याद रहेगी। अगर किसी वेक्टर की कर्ल 0 है तो उसको हम एरोटेशनल भी कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, कर्ल ऑफ अ वेक्टर आर। ग्रेड वेक्टर आर क्या था? डाइवर्जेंस वेक्टर आर क्या था? 50 कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। अल्लाह अकबर। नीचे वाला। नीचे वाला, नीचे वाला। अच्छा, एक बात मैं हैरान, आपको पता है इस बात पे हूँ, मैं 3 लिखने पे हैरान नहीं हूँ, मैं इस बात के लिखने पे हैरान हूँ कि इसका आंसर वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा, यही बता दीजिए। वेक्टर है। वेक्टर 3 कैसे हो सकता है? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर कैप, ये फाइंड भी बड़ी किया था, बहुत बार किया, और इसका आंसर 3 है। अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं कि कर्ल ऑफ, कितने देखे ना खूबसूरत एमसीक्यूज हैं, पता नहीं पूछे क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, कर्ल ऑफ आर ये होती है जी 0 वेक्टर। क्लियर? यकीन नहीं आता तो छोटा सा डेट बनाएं, आई जे के, इधर लिखें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, इधर लिखें एक्स वाई जेड। इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, तो जब z का लेंगे y से आंसर 0 आएगा, जब y की लेंगे z से आंसर 0 आएगा। एग्री और नॉट? ओके, नेक्स्ट। अब समझ सकते हैं, ठीक है ना, तो 0 आएगा इंशाल्लाह से। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0 वेक्टर। ये करना है, घर में प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं आप भी छोड़ते हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना और क्लास को भी, तो मेरे तो चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था? डाइवर्जेंस का हमने एक मेन प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, एक मेन प्रॉपर्टी और क्या पढ़ी थी भाई, बता सकता है कोई कि डाइवर्जेंस कैसे लेते हैं किसी वेक्टर की? तो अगर कर लेनी पड़ जाए किसी स्केलर फंक्शन की और साथ वेक्टर पड़ा हुआ, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं अभी पढ़ के भी आए हैं, मैं लिख भी देता हूँ कि अगर मैं इसको फाई कह दूँ और इसको वेक्टर ए कह दूँ तो, अच्छा मैं भी ना लिखते वक्त रुक जाता हूँ कि इसको थोड़ा सा ट्रिकी काम करना होता है ये। तो ग्रेड फाई आएगा और साथ क्रॉस, नहीं सही कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, क्रॉस वेक्टर आएगा प्लस, अच्छा ये मैंने सेकंड टर्म पहले लिख दी है, और देन क्रॉस आएगा वेक्टर का और साथ स्केलर एज इट इज़ आएगा। चूँकि ये 0 हो जाएगा, कर्ल ऑफ आर 0 होता है, तो 0 टाइम एनीथिंग 0, तो ये बन जाए ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर क्रॉस आर प्लस 0 वेक्टर, ठीक है। अब ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर सुबह भी लगा रहे हैं
स्टूडेंट ने भी बोला था कि एफ प्राइम आर ओवर आर और वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है भाई? जीरो। मंसूर क्या होती है? जी से 0 होती है। 0। और सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 1 से। अल्लाह मैं क्या करूं? आर स्क्वायर आर स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं सारे? डॉट आर स्क्वायर होती है, क्रॉस 0 होती है, सिंपल। तो देखें काम आसान नहीं होता जा रहा। अब आप भी तंग हो रहे हैं, मैं भी तंग हो रहा हूँ, सीधी बात है। कर्ल ऑफ आर भी 0 है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कर्ल ऑफ दिस क्वांटिटी भी 0 है। तो अब मैं आपके सामने ना थर्ड कॉमन सेंस यूज करें। इसका आंसर क्या आएगा मंसूर? जीरो। 0 आएगा ना, फंक्शन ऑफ आर पड़ा हुआ है साहब। यस। फंक्शन ऑफ आर और आर वेक्टर की कर्ल 0 होती है जनाब। जी सर। और इसी तरह 4 पार्ट दिया हुआ है, कर्ल लेनी पड़ जाए किसी आपको वेक्टर ओवर आर क्यूब की, इसका भी आंसर 0 ही नहीं आएगा। सोचें जी ना। सर। ये लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ आर इंटू वेक्टर की कर्ल 0 होती है। फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दी हुई है, और मेरा तो ये है कि आप पढ़ लें चारों कि कर्ल का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, और इसी तरह डाइवर्जेंस की क्या है, इसी तरह ग्रेडियंट की क्या है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रोटेशन से रिलेट होता है कर्ल। और उसके बाद 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि पूछी जा सकती हैं या नहीं। इनको भी मैं लिख देता हूँ। वैसे मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, उसको देख लीजिए। कहता है अगर ए और बी वेक्टर हों तो किसी वेक्टर की लेनी हो डाइवर्जेंस नेबुला के साथ। अच्छा नहीं, ये डाइवर्जेंस नहीं पढ़ेंगे, सॉरी। हाँ गुड, एक और बात याद आ गई है। ये तो डाइवर्जेंस है, लेकिन ये डाइवर्जेंस नहीं है, सही है ना? ये डाइवर्जेंस नहीं है। और कहता जी के साथ कोई स्केलर फंक्शन पड़ा हुआ है, तो कहता आप क्या कर सकते हैं, आप यूं भी कर सकते हैं कि फाई को इनसाइड ले जाएं और ग्रेडियंट डेल्टा ग्रेडियंट ऑफ फाई लिख के ए के साथ डॉट ले लें। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि जस्ट इनको देख लेते हैं ताकि माइंड में किसी हद तक रह जाए। एमसीक्यूज ये नहीं होता कि आपने सारा कुछ ही करना होता है, प्रूफ भी करना। अभी मैंने लिख दिया ना, तो कई बच्चे ऐसे होंगे माशाल्लाह, उनकी मेमोरी ऐसी होगी कि ये उनके माइंड में पिक्चर बन जाएगी। तो आप कोशिश करें कि ऐसी मेमोरी आप यूज़ करें कि ये इसकी पिक्चर खींच ले माइंड के अंदर। गौर से देख लिया करें, ये भी साइंस है ना। अगर आप इसको गौर से देख लेते हैं तो ये भी एक माइंड के इसी हिस्से में रह जाती है चीज़, ठीक है। फिर अगर कहता जी कि कर्ल, सॉरी मैं बार बार कर्ल कह रहा हूँ, या डाइवर्जेंस नहीं पढ़ सकते इसको, तो ये भी ऑलमोस्ट वही है। हाँ ये वही है। फिर कहता है अगर ए बार डॉट नेबुला टाइम एनी वेक्टर बी आए तो पता क्या होगा? पहली बात तो ये है, इसका आंसर वेक्टर आना है। वेक्टर वो आना है, और वो कह रहा है कि A1 पार्शल B बाय पार्शल X प्लस A2 पार्शल B ओवर पार्शल Y प्लस A3 पार्शल B बाय पार्शल Z। ये है। और कहता है अगर मैं A और ये ले लूँ, B की जगह मैं स्पेशल वेक्टर R ले लूँ, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि वैसे ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये मुझे नहीं पता ये कैसे आ रही है। अगर आप इसको इस पे अप्लाई करेंगे ना, ये बी की जगह पे आर रख के और ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा।
कैसे आ रहे हैं? सर ये आर के साथ लेंगे तो फर्स्ट बनेगा पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स एक नेक्स्ट मिनट पार्शियल रुकें, वाई चलें और ये पार्शियल लिखवाएं, वाई। A1 में लिखता हूँ एज इट इज़ पार्शियल B और पार्शियल X मीन्स के R तो ये होता है ना XI प्लस YJ प्लस Z। जब मैं इसकी रिस्पेक्ट टू X लूँगा डेरिवेटिव तो वो आएगा I, अच्छा I आएगा, बिल्कुल ठीक है। प्लस रिस्पेक्ट टू Y लूँगा तो A2J जी प्लस A3K, ठीक है जी, ये वेक्टर A ही बन रहा है। दिस व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वेक्टर A। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये वाली जो है ना, देखिए A डॉट नेबुला टाइम्स R इज इक्वल टू R, नहीं इज इक्वल टू A, सॉरी, ठीक है। ये भी याद हो जाएगी इंशाल्लाह, ये भी आपको याद हो जाएगी। ये थोड़ी सी आपको भूल भी सकती है और ये भी आपको याद करनी चाहिए, ये वाली ये अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो यहाँ तक था डाइवर्जेंस। कर्ल मैंने जितना करवा दिया तो कोशिश करें कि बस इसी में से ही आ जाए तो ठीक है। उसके बाद ना पेज नंबर आप आएंगे ना, पेज 198 के ऊपर तो कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि डाइवर्जेंस लेनी हो क्रॉस प्रोडक्ट की, कर्ल लेना हो क्रॉस प्रोडक्ट का, तो ये कैसे लेते हैं ये आप देख लीजिएगा। चलें लिखते हैं ना, और सारे जब इसका कुछ एल्गोरिदम बनाते हैं कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं। थ्योरम है, पहला पार्ट है अगर आपको डाइवर्जेंस लेनी पड़ जाए क्रॉस प्रोडक्ट की, एक्चुअली तो स्टूडेंट ये यही बात है ना। देखिए मैं अब इसको, अभी तक हमने ना ये दो वेक्टर्स की कुछ भी नहीं पढ़ा सिवाय ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट हमने अगर आपको याद हो तो पढ़ा हुआ है। दो फंक्शन के ग्रेडियंट कैसे लेते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, सिंपल प्रोडक्ट रूल होता है। तो डाइवर्जेंस कैसे लेंगे, थोड़ा सा आप सोचें ना अगर, तो हो सकता है, बल्कि नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो ये काफ़ी डेंजरस लिख रहे हैं। बी डॉट कर्ल ऑफ ए, ये आपने याद कैसे करने हैं ये आपको पता होगा। ये लिख रहे जी, इसे कैसे याद करेंगे, कौन कैसे बताना चाहेगा भाई? सर जो हम वो फार्मूला पढ़ते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, हाँ सर उसको जब ओपन करते हैं ना तो उसकी जो सेकंड टर्म है वो इस फार्मूले की फर्स्ट टर्म बन जाएगी, देन नेगेटिव, और उसकी जो फर्स्ट टर्म है इसकी सेकंड टर्म ये बनेगी। मैं इस तरह लिखता से हूँ, गौर से ये मैं देख। लिखता हूँ ना, मैं गौर से इसको मैं करता हूँ। ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स। अच्छा आप क्या कह रही हैं जी कि जो सेकंड टर्म है मीन्स के इन दोनों की, अच्छा ये होगा, ठीक है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, देन ये क्रॉस लेंगे, ठीक है, देन इन दोनों की, ठीक है, सही कह रही है। अच्छा देखिए हमने ये ट्रिक, ये मैंने कैसे पढ़ाया हुआ था, मैंने कहा था कि जो देखिए ए और सी है ना, एक्सट्रीम मतलब दूर दूर वाले ना, ए एंड पे है सी इधर है, मैंने कहा था ए डॉट सी टाइम बी, ठीक है ना। अगर मैं इसको कहता हूँ कि दिस डॉट दिस, बट डॉट आपने नहीं करना, ठीक है, क्रॉस कहना है। कर्ल ऑफ बी टाइम्स ए, और टाइम्स ए का मतलब डेफिनेटली ये कि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है। तो टाइम का मतलब या तो डॉट होगा या तो क्रॉस होगा, कुछ तो आप याद रखें डॉट आएगा, और देन माइनस मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड लिख दें, और सही कह रही हैं। देन क्या करें, इन दोनों की क्रॉस लें करीब करीब वालों की, जो कि इधर हम करते हैं, ठीक है, ए डॉट बी भी करते हैं ना। तो अब मैं क्रॉस कर्ल ऑफ ए कर रहा हूँ, डॉट बी कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया मुझे, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत टफ है, कर्ल लेनी पड़ जाए, और मुझे नहीं लग रहा कि ये पूछा जा सकता है। पूछा भी जाए तो इसको आप याद कर लें, बहुत लंबा है। कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं, पीडीएफ सेंड की हुई है, देख लीजिएगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी। थर्ड क्या है,
ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी, ये ले सकता है? ये बात मीनिंगलेस तो नहीं है? ये गौर से देखें जरा। प्लीज बताएं, ये मीनिंगलेस बात तो नहीं है? नो सर। ओके, नंबर 4, इसका कुछ ना कुछ आंसर आता है। और ये भी 4 टर्म्स हैं। मैं बेसिकली 5th पे आना चाह रहा हूँ ना, सॉरी 4 पे। कर्ल ऑफ ए। मुझे एक बात बताएं कि ये क्या होता है? जीरो। जीरो वेक्टर। कर्ल ग्रेडियंट फाई 0 होता है। इसका आंसर भी क्या होता है? 0। डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर भी 0 होता है। तो ये मैं जस्ट लिख रहा हूँ, इसलिए रहा हूँ कि आपको साथ साथ याद भी करवा दूँ। अब ये देखें ज़रा, कर्ल ऑफ ए डबल कर्ल है। तो अगर मैं इस पर ये लगाऊँ, आई थिंक ये लग नहीं रहा। हाँ, ये लग रही है बात। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट का मतलब है डाइवर्जेंस, और ये एज इट इज। ये मीनिंगलेस तो नहीं है ये क्वांटिटी? और से देखें जरा। ये क्वांटिटी मीनिंगलेस तो नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि नो क्योंकि ये आएगा स्केलर, ये आएगा स्केलर, और स्केलर की फिर लेगी ग्रेडियंट, और ये बनेगा वेक्टर। ये होल टर्म बनेगी वेक्टर, और तो ये मीनिंगलेस नहीं है। माइनस देन क्या होता है? ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब ये है डेल डॉट डेल। वो क्या होता है? डेल स्क्वायर होता है। अभी पढ़ के भी हैं लैप्लाशियन में ना। तो लैप्लाशियन ऑफ एनी वेक्टर, एक्चुअली ये पता क्या होगा? इसको हमेशा किस तरह याद रखें? इसको आप इस तरह याद रख लें, डेल डॉट डेल टाइम्स वेक्टर। तो आप खुद सोचें इसका आंसर क्या आना है? स्केलर या वेक्टर, ये बता दो। स्केलर आएगा ना ये। और होगा क्या? ये होगा ना पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। थोड़ा सी चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, लेकिन ख़त्म भी होती जा रही हैं। साथ वेक्टर ए लिख दो। तो अब देखिए ये सारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर प्लस वेक्टर, हमें वेक्टर ही चाहिए था। इस पे आपने थोड़ा तवज्जो देनी है जी। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है और बहुत सिंपल है, क्योंकि डायरेक्ट इससे बनती है, इससे। ठीक है, और पहले वाले पे आपको पता होना चाहिए, दरमियान वाले दोनों डाउटफुल हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उसके ऊपर मैं आपको स्लाइड दोबारा से शो कर रहा हूँ, ये देख लें। हमने ये फार्मूला पढ़ा था ना, ये वाला 4th वन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये टेंसर से मिलता जुलता है। हम टेंसर्स पढ़ेंगे ना, तो टेंसर में भी जब डेल्टा आएगा तो वो कुछ चीज़ें इग्नोर कर देता है वहाँ पे। देखिए ना, जैसे ए डॉट नेबुला टाइम्स आर था, तो सारा कुछ इग्नोर होके ए आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें टेंसर में बहुत ज़्यादा है। मतलब टेंसर में ना आपने सोचना होता है कि अगर ये है, जिस तरह मैंने कहा था बी है ना, तो बी की जगह मैं आर रख दूँ, तो ये आपने वहाँ बहुत सोचना पड़ता है कि अगर मैं आर रख दूँ, ए रख दूँ, सी रख दूँ, क्या आएगा। ये देखें, ए डॉट नेबुला टाइम्स फाई, तो फाई अंदर शिफ्ट हो जाता है। ये दो पहली प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी थी। ये तो आपको चारों याद होनी चाहिए ना। ठीक है, बड़ी हैवी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयारी कर ली है, आप मुझसे इंशाल्लाह एग्री भी करेंगे। उसके बाद हमने कर्ल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, थोड़ा काम आसान हो गया था। कर्ल आर 0 होता है, और ये चारों की जब कर्ल ऑफ आर 0 है और कर्ल ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इनटू वेक्टर 0 है, तो इट्स मीन थोड़ा काम आसान हो गया, सारे 0 हो जाएंगे। उसके बाद हमने ये बात मैंने आपको सम अप करके बताई थी, राइट साइड देखें ज़रा। मैंने कहा था आइंदा आप ये चीज़ याद रखें माइंड में। ग्रेडियंट आर क्या होता है? आर कैप। डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होती है? 3। कर्ल ऑफ आर क्या होती है? 0। लिसनिंग? जी सर। उसके बाद डाइवर्जेंस 0 हो तो आपको पता है सोलेनॉइडल।
कर्ल ज़ीरो हो तो एयर रोटेशनल या कंजर्वेटिव। उसके बाद डाइवर्जेंस कर्ल ज़ीरो होती है, डाइवर्जेंस कर्ल ज़ीरो होती है, कर्ल ग्रेड फाई ज़ीरो होता है। उसके बाद हमने कुछ कर्ल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, स्केलर टाइम वेक्टर। तो बहुत सिंपल मैंने ट्रिक आपको बताई है कि सेकंड वाले को सेकंड पर रखना है। और फिर मैंने एक ये चार्ट सा बनाया हुआ है कि फाई की नेबला अप्लाई होगा तो ग्रेड देगा और ग्रेड वेक्टर होता है। ए पे नेबला अप्लाई होगा तो दो ऑप्शंस हैं, थ्रू डॉट, थ्रू क्रॉस। थ्रू डॉट होगा तो डाइवर्जेंस देगा, डाइवर्जेंस होगी तो वो स्केलर होगा। थ्रू क्रॉस होगा तो वो कर्ल होगा, और कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने उससे पीछे हमने लेप्लाशियन पढ़ा। लेप्लाशियन ऑपरेटर जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेबला ऑपरेटर स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। ये भी आपको बताना चाहिए कि लेप्लाशियन इटसेल्फ, जो ऑपरेटर इटसेल्फ है वो क्या है, वो स्केलर है या वेक्टर है। तो आप क्या कहेंगे जी कि वो वेक्टर है, ऐसी बात है ना, वेक्टर कहेंगे ना। कहना देना स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह नेबला जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने लेप्लाशियन से काम आज स्टार्ट किया था। तो आज हमारा ये लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते हैं। मैं तो समझता हूँ इसका कोर्स रियल से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं ज़रा आपके लिए चीज़ें देख लूँ इसमें से। आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपने मुझे चेक करके समझानी है, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि ग्रेडियंट ऑफ, क्या हो, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर, कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर, तीनों डिसेंट एमसीक्यूज हैं। और देखें बड़ी एक लॉजिकल उसने, और तीनों में ना ए कांस्टेंट वेक्टर है। क्या है कांस्टेंट वेक्टर का मतलब है कोई एक्स वाई जे नहीं है। सिंपल क्या है, a1i मीन्स कोई नंबर इनटू आई प्लस कोई दूसरा नंबर इनटू जे प्लस कोई तीसरा स्केलर इनटू के। देखिए बड़ा लॉजिकल लिख रहा है वो। ए डॉट आर क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी और स्केलर की ग्रेड ही होती है। ए क्रॉस क्या है, आर क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी और वेक्टर की आप डाइवर्जेंस ले सकते हैं। और ए क्रॉस आर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और वेक्टर की ही आप कर्ल ले सकते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि कैसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं अक्सर एक दोस्तों से ना, अपने फ्रेंड से डिस्कस करता होता हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं आपको पहले ढूंढ के बताता हूँ।
क्रॉस बी इज ऑप्शन ए रोटेशनल, ऑप्शन बी सोलेनॉइडल, सी कुछ भी रख लें, इन दोनों में से ना। ये बात समझ आइए भाई, ए एंड बी आर रोटेशनल, तो क्या मतलब हुआ, तो जीरो है इनकी ना कर्ल जीरो होगी ना। जी। तो अब वो कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी के बारे में क्या ख्याल है, ए क्रॉस बी की कर्ल जीरो होगी या डाइवर्जेंस जीरो होगी। जब डाइवर्जेंस जीरो होगी तो हम ए क्रॉस बी को क्या पढ़ेंगे, सोलेनॉइडल। कर्ल जीरो होगी तो हम ए क्रॉस बी को ए रोटेशनल पढ़ेंगे। रोटेशनल। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी तो आप इन दोनों में से कोई टिक करेंगे ना। तो शाबाश, ये आपकी असाइनमेंट है, बुक पे भी नहीं हुई पड़ी, एक्सरसाइज में कोई नकल मारने की जरूरत नहीं है। तो जो हमने आज फार्मूले पढ़े हैं ना, ये आपने सारे अपना अच्छा खासा दिमाग इस्तेमाल करना है और मुझे बताना है कि अगर मैं ये क्वांटिटी, अच्छा ये इस पे, ओह माय गॉड, इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, इसमें इस पे कौन सा लगेगा जो मैं आई थिंक ऊपर छोड़ के आया हूँ, ऐसी बात है, जी सर, 4 टर्म्स वाला। और ये आई थिंक पहले वाला था ना, पहले वाला। एग्री करते हैं। जी सर। ये तो जो उन्होंने बताया था ना, एक स्टूडेंट ने बताया था, यहाँ पे तो वो लग जाएगा और ये 4 टर्म्स वाला फार्मूला है। तो पीडीएफ दी हुई है, उसमें से 4 टर्म्स वाला फार्मूला देख लें। देखिए आप अप्लाई करके आंसर निकाल लें, फिर आइंदा आपने याद रखना है इसका रिजल्ट ना, ये आंसर आपने याद रखना है। अगर ए क्रॉस बी, ए और बी रोटेशनल हो तो ए क्रॉस बी भी ए रोटेशनल होगा या सोलेनॉइडल होगा, आइंदा आप याद रखेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज सर, सर यहाँ पर जो ए एंड बी है वो दोनों के दोनों कांस्टेंट हो, हाँ हाँ कांस्टेंट वेक्टर है, तो सर वो रोटेशनल ही होगा जाहिर है। जाहिर नहीं करना ना मैथ्स में, जाहिर नहीं करना ना, आप करेंगी तो ये इंशाल्लाह रोटेशनल नहीं आएगा, सोलेनॉइडल आएगा, ठीक है। क्लियर? जी सर। ये ले, अब इन्होंने बात कर दी तो मैं सोलेनॉइडल पर टिक कर रहा हूँ, लेकिन खुदारा कर लीजिएगा, करेंगे तो आपको वो फार्मूलाज यूज करने आएंगे ना। आतिफ टाइम पे आया करें क्लास में, आपकी ज़रूरत पड़ती है हमें, एफएससी के फार्मूलाज भूल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और असाइनमेंट है नंबर 5, ये असाइनमेंट्स है वही कर लीजिएगा, कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कांस्टेंट वेक्टर ए टाइम्स आर। अच्छा ये तो ये लिखी हुई है, ठीक है, इसको छोड़, ये स्टूडेंट्स ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट, डाइवर्जेंस कर्ल की गेम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब आता है आपका, क्या आता है, लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन द पाथ्स, ठीक है। अब हम लाइन इंटीग्रल और ये वाली चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, तो किसी हद तक आपको कॉम्प्लेक्स भी हेल्प करेगी यहाँ पे, जैसे आपने वहाँ पे इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही होंगे, क्लियर। तो एग्जांपल 1 लेते हैं और इस पे हमने अच्छा खासा काम करना है, ठीक है। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, थोड़ा सा ना ख़बर रखा करें सोशल मीडिया की भी कि पेपर कब हो रहा है। फेसबुक पे आपने मैथ के जो ग्रुप्स लाइक किए उनको छोड़ दें, आप जो हम काम दे रहे हैं इसको करते जाएं फ़िलहाल, ठीक है ना। तो पेपर कब हो रहे हैं ये भी खबरें रखा करें ज़रा, ठीक है। कहता जी अगर a इज इक्वल टू 3xy आई हो,
माइनस वाई स्क्वायर जे हो, एवेल्यूएट करें ए डॉट डी आर, सी इज द कर्व इन एक्स वाई प्लेन, y is equal to 2x square from 0 0 to 1. आज ना मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि जो ये होता है ना y is equal to x square, इसका ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स, पता है आपको? ये होता है ना, इसी तरह y is जी equal to x cube है, इसका ग्राफ क्या होगा? 13.8। अगर y is equal to x 4 है, इसका ग्राफ यही होता है लेकिन थोड़ा फ्लैट हो जाता है, इस तरह होता है। तो पावरें बढ़ाते जाए ना, पावरें बढ़ाते जाए, 5 कह रहा हूँ, और ये भी फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना। x 6 करूँगा तो और ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। समझ रही है मेरी बात स्टूडेंट्स? जी सर। जी सर। इसी तरह मैं चलिए लास्ट टाइम लिख देता हूँ 7। ये आपको पता नहीं, शायद अजीब लग रहा होगा कि सारे में क्या पढ़ा रहे हैं, इतनी बच्चों वाली चीज़ें, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये देखो ज़रा, ये y is equal to x square है ना, ये तो इसका ग्राफ है। इस 2 का रोल क्या होता है आतिफ? आतिफ इस 2 का रोल क्या होता है? मैसेज तो नहीं कर रहे, मैसेज हम नहीं देख सकते। फिर आतिफ ग्रुप लेफ्ट कर गया। अच्छा, डर गया। आप बता दें मंसूर, इस 2 का क्या रोल है भाई? कोई बता दे जो एफएससी को पढ़ा रहे हैं। नो आइडिया, किसी को नहीं पता। जी सर क्या पूछे? मैं आतिफ कह रहा था यार, इस 2 का क्या रोल है? किसका? इस 2 का रोल क्या है इस ग्राफ के अंदर? हाँ जी सर ये 2 जो है ना बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा। क्या मतलब, मैं थोड़ा समझाओ ना प्लीज, आसान लफ्ज़। एम्पलीट्यूड मतलब सर ये समझ लें कि शूट करा देगा ना जल्दी से, थोड़ा ग्राफ जल्दी से, मतलब ये कह लें कि पीक वैल्यूज को पहुंचना शुरू हो जाएगा। अच्छा आतिफ, पता है क्या है, जी सर। इस पे ना एक लेक्चर रखते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना, वेक्टर के बाद। आप सारे एग्री करें मेरे से, मैं आपको ना कोई मेजर जो कर्व्स है ना 8-10, उनके ग्राफ ड्रा करके बताता हूँ। लीन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, ई एक्स, एक्स की पावर ऑड, एक्स की पावर इवन। अच्छा, फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ये होती हैं जो सर आसिम भी एक दिन कह रहे थे, ये मैं पढ़ाता हूँ ए लेवल में ना। अब ओ लेवल में हम ये बड़ा फिट सिखाते हैं, या मैंने खुद भी बुक से ही सीखा है, जब कुछ कॉन्स्टेंट्स आते हैं तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है आतिफ ने, कि फ्लैट हो जाते हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, अब कितना होता है देखें ना, कोई चीज़ मैं कहता हूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ जी कि ये चीज़ बढ़ जाती है, तो भाई उस बढ़ने की कोई रेशो भी तो होगी ना। आतिफ एग्री करते हो? उस बढ़ने की कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी तो होगी ना, कितनी बढ़ रही है। तो कितनी बढ़ रही है का आंसर एक पूरे लेक्चर में आपको मिलेगा। तो फिर इंशाल्लाह आप उसके बाद आप एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, अभी तो मैं ये सिंपल लिख रहा हूँ, अगर मैं ये 1 लिख देता, ठीक है, फिर प्लस एक्स लिख देता, फिर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर लिख देता, तो आप नहीं बता सकते मुझे इसका ग्राफ क्या होगा। क्लियर? आप इनके ग्राफ नहीं बता सकते, 2x क्यूब प्लस 4x, ये आप नहीं बता सकते। लेकिन इंशाल्लाह वो लेक्चर लेने के बाद ना, जस्ट आप लीडिंग टर्म देखते हैं, 2 चीज़ें देखनी होती है। एक तो लीडिंग टर्म देखनी होती है कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 उसके रूट्स देखने होते हैं कि रूट्स कौन से हैं। रूट्स कैसे पता चलते हैं? कैलकुलेटर से। और डेफिनेटली आपने देखा होगा कि 5 और 4 तो कोई नहीं आता, 2 और 3 और 1 में ही रहते हैं, और 2 और 3 आपके कैलकुलेटर से सॉल्व होकर आपको रूट्स दे देते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना
उसके रूट्स फाइंड करना, उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करना, उसके एसिम्पटोट्स फाइंड करना, इन चीज़ों की ना हम इंशाल्लाह अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बात। तो ये एक वेक्टर था, जी सर। ये एक वेक्टर था और कहते जी कि इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करें। पहली बात है डी आर क्या होगा, ये पहले आप देख लेना। तो देखें आर किसके इक्वल है, ये थोड़ा बहुत छोटा हो गया, इसको बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखें जी, आर किसके इक्वल होता है मंसूर, एक्स आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। प्लस जी के। तो डी आर क्या होगा, तो ये आई जे के आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के। क्या मतलब डी नहीं आएगा साहब, डिफरेंशियल ले रहे हैं ना बोथ साइड, जी सर। या सिंपल कह रहे हैं डी से मल्टीप्लाई करना, अगर ये है तो। उसके बाद स्टूडेंट ए डॉट डी आर क्या आएगा, ये भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, तो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अच्छा मैंने इसमें एक गलती पता क्या की है कि मैंने कहा है कि सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन, तो इट्स मीन जेड नहीं आएगा, ठीक है ना, जेड वाली क्वांटिटी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जी ए की लिए डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगी भाई, डॉट प्रोडक्ट तो लेनी आती है ना, बोलना 3x y डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। तो देखें जी ये क्वांटिटी हमने फाइंड कर ली है, ये आई है, एग्री। अब सी पे आते हैं। सी है जी ये वाली कर्व, लेकिन फ्रॉम 0 0 टू 1 2 मीन्स राइट साइड वाला पोर्शन है। अगर मैं इसको बना दूं तो मैं इसको यूँ बनाऊंगा, ठीक है, ये पोर्शन है हमारा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मास्टर्स में था ना, मास्टर्स में तो मुझे स्टिल ये ग्राफ्स का नहीं पता होता था। तो वेक्टर और कैलकुलस के क्वेश्चंस करने के लिए ग्राफ आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। अगर ड्रॉ ना भी करने आए तो ट्रिक्स तो पता हो ना कि उसकी शेप क्या होगी। मे भी आप में से कई स्टूडेंट हो जिनको शेप ही ना पता हो कि यार ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इधर कहाँ जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं नेगेटिव लिख देता फिर क्या आता, y इज इक्वल टू -2x², क्या आता भाई, नीचे की तरफ। नीचे आ जाता। अभी देखिए मुझे इसलिए पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जिनको नहीं पता उनको मैंने बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नेगेटिव हो तो क्या होता है, पॉजिटिव हो तो क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट की डिपेंड करता है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ का बिहेवियर क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ का बिहेवियर क्या होगा। तो ये था भाई स्टूडेंट, ये आपका बनता है ऑलमोस्ट 1, इतनी ये बनती है 1 और ये बनती है 2, ये बन जाता है 1 2। भाई ये आपका पाथ है, ये आपका पाथ है। तो बताएं क्या करेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सबने पढ़ी हुई है। तो y को पहले 0 से 1। माशाल्लाह आते ऐसा तो नहीं करना। वेक्टर पढ़ते वक्त आपने 10 बार सोचना है ये काम करने से पहले। देखें जी y की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको, x² दी थी ना, 2x²। तो dy ओवर dx क्या निकालोगे, 4x। आते मैं भी आपको थ्योरम बताता हूँ, थ्योरम भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उस थ्योरम के अंदर हम एक चीज़ देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे जी कि जो आपको पाथ दिया हो ना उसके अलावा आप इंटीग्रल नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। और मींस आप कह रहे थे कि जी आतिफ सुन रहे हो, आतिफ आप, जी सर। मैं कह रहा हूँ आप शायद ये कह रहे थे कि पहले इसके लॉन्ग फाइंड करेंगे फिर इसके लॉन्ग फाइंड करेंगे, आई थिंक यही कह रहे थे ना, ठीक है। तो नहीं कर सकते, वो कब कर सकते हैं उसका एक टेस्ट होता है, वो बाद में बताता हूँ। तो डी वाई की वैल्यू क्या आएगी जी, 4x dx। x की क्या वेरिएशन थी, ये वेरिएशन थी ना x की। तो 0 से 1 a डॉट डी आर निकाला हुआ था ऊपर, वो आया था 3xy dx माइनस वाई स्क्वेयर, ये मैंने क्या कर दिया, dy
0 से 1 नहीं, फिर इधर 0 सी लिखते हैं ना, सी लिखोगे जब मैं पुट करूँगा ना 3x वाई स्क्वायर को रखो 2x स्क्वायर dx एज इट इज़ माइनस वाई, अब वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 4, ऐसे ही है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है ना, तो 4x की 4 ही आएगा ना वाई स्क्वायर, और साथ dy क्या है जी, अभी हमने फाइंड किया, ये देखो 4x dx, तो 4x dx, स्टूडेंट एग्री, तो 3 2 6 6x क्यूब माइनस 16x 5 dx, बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इससे आगे तो हो जाएगी। यही आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारा भी यही आ रहा है, और आंसर आता है -7/6। क्या मतलब, इसको इस पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट करें तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट? तो इंशाल्लाह टेंशन ना लें, पेपर के अंदर 7/6 भी गिवन होगा, और आपने पता है किसको टिक करना है, आपने 7/6 को टिक करना है, मुझे कंफर्म पता है, क्योंकि आपने माइंड में रखा होगा कि एरिया तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि एरिया जो भी होता है नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसको हम टिक कर देंगे। गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एरिया तो फाइंड नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रेंड की वैल्यू इस पाथ के अलॉन्ग फाइंड कर रहे हैं, पाथ के अलॉन्ग फाइंड कर रहे हैं। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो इसका -7/6 ही रहने दीजिएगा खुदारा। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। उसके बाद है, मैं कुछ अब ना होमवर्क दे दूंगा ज़्यादा। ए दिया हुआ है वेक्टर 2x + y टाइम्स i + 3y - x टाइम्स j। कहता जी कि आपने ये फाइंड करना है A.dr, और where C is the curve in the xy plane consisting of the line segment C1 from this to that and the line segment C2 from this to that। कहता है जो C है ना वो बनता है C1 यूनियन C2 से। ये मैंने इंग्लिश की वर्डिंग को इस तरह लिख दिया, और C1 क्या है, फ्रॉम 0 0 to 2 0, और C2 कहाँ से कहाँ तक है, 2 0 से 3 2 तक। तो ये आप अलग अलग फाइंड करके इनको आप एंड पे ऐड कर देंगे। क्लियर है? वैसे ये पाथ कौन सा बनेगा मैं आपके सामने बना देता हूँ। 0 0 से 2 0 किधर बनता है भाई, ये बनता है, ये बनता है, ठीक है। फिर 2 0 से 3 2, ये 3 2, ये बनता है। तो पहले आप C1 पे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फिर C2। तो आतिफ अब आपकी बात होगी वो जो आप कह रहे थे ना कि सर, सुन रहे हैं स्टूडेंट साहब सब? जी सर, जी सर। तो मैं कह रहा हूँ यस सर। इसका ना आपने यूँ करना है A.dr। मैं भी टेस्ट करना चाह रहा हूँ ना, C1 के लॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना, कर लोगे ना, बहुत आसान है। C1 के कर लेंगे सर। कॉम्प्लेक्स वाला मेथड वो आएगा जी 4 प्लस, फिर कॉम्प्लेक्स वाले मेथड से ही C2 के लॉन्ग फाइंड करेंगे, वो आएगा 7, आंसर आएगा 11। ये था मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 मुझे आपने चेक करके बताना है कि क्या अगर हमने देखे ना, हमने पहुंचना तो इधर है ना, पहुंचना तो हमने इधर है, तो ये पॉइंट दोनों दिए हुए हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है आपको 0, 0, और ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3, 2, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसी पाथ के लॉन्ग फाइंड कर लें, और आपको पता है जब दोनों पॉइंट चेंज हो रहे होते हैं तो क्या लगाते होते हैं हमारा और आतिफ और अक्सा, तो फार्मूला y - y1 जब दोनों पॉइंट्स ही डिफरेंट है, सर डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाते हैं, 0 0 3 2 दोनों चेंज है ना, तो ये लगाते हैं ना,
पहले पाथ फाइंड करते हैं, y माइनस वाई वन ओवर एक्स, तो y2 माइनस वाई यस सर इज इक्वल टू x माइनस x जी लाइन फार्मूला था x2 माइनस x1, टू लाइंस, हाँ 2 पॉइंट्स फार्मूला आई थिंक ऐसे कहते हैं। तो y माइनस y1 मैं कह रहा हूँ 0 को, और y2 मैं कह रहा हूँ 2 माइनस 0 को, इज इक्वल टू x माइनस x1 मीन्स x माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस विच इज 3 माइनस 0 विच इज 3। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स x एग्री, ठीक है। इसी के लेते हैं dy बाई डी एक्स, जब dy बाई डी एक्स लूँगा तो क्या आएगा 2/3 एग्री। आगे आगे ये करना है कि थोड़ा सा ना इसको मैं यूँ कर रहा हूँ, शाबाश, ऊपर इसकी वैल्यूज पुट करना जरा। पहले ए डॉट डी आर ले लें, क्या आएगा, ये ए और डी आर आपको पता है क्या होता है, तो आंसर स्टूडेंट्स क्या आना है, क्या आएगा 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y माइनस एक्स डी। ओके, ए डॉट डी आर निकाल लिया ना, ए ये था और डी आर आपको पता है क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया आ जाता है। तो y की जगह पे 2/3x पुट कर दें, और x की लिमिट्स क्या हैं 0 to 3, 0 to क्या थी 3 थी ना, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करूँगा तो थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, 0 to 1 2x, y क्या है 2/3x और dx एज इट इज प्लस क्या था 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x, 3 इंटू वाई क्या था 2/3x, 3y माइनस 2x, और साथ क्या था स्टूडेंट्स dy था, और dy क्या निकला हमारा 2/3 टाइम्स dx, तो 2/3 टाइम dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर 7 आया तो हम इसको इसका एलसीएम लेते हैं, 3 2 6 प्लस 2 8 और x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी x² 2। अच्छा ये लिमिट 0 से 2 नहीं होगी या 1 होगी? क्या थी 2 था नहीं, बोले 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 आप क्या कह रहे हैं मंसूर? मैं कह रहा हूँ सही लिमिट है, सही 0 से 1 होगी या 0 से 2 होगी? एक मुझे देखना, 0 से 3 होगी भाई, 0 से 3 0 से 3 होगी ना मंसूर, ये देखिए। ठीक है। चलिए थैंक यू, आपने बताया हमें, हम तो 0 से 1 ही कर रहे थे। पहली बात ये गलत हो गया, 0 से 3 प्लस ये कटेगा, ये तो 0 नहीं आ रहा, ये तो पूरा 0 हो गया ना स्टूडेंट्स प्लीज। जी सर, तो ये 2 कट जाएगा, 4 x² 0 से 3, तो 4 3² 9 माइनस 0, तो 4 9 कितना होता है 36। फील द डिफरेंस, पहले क्या आ रहा था आतिफ, आप इधर ही हैं? जी सर। तो ये देखें डिफरेंस है ना स्टूडेंट, ये जो बच्चा या जो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स जिसने अच्छी मेरे साथ की है ना, कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे बड़ी मेहनत के साथ, जिसने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अच्छी की है वो लाइन इंटीग्रल सारे अलोंग एवरी पाथ, अलोंग दिस पाथ, अलोंग दैट पाथ, फिर उनको सम किया, ये किया वो किया, उसके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये जो हमने भी किया, हालांकि करना नहीं था, ये मैंने आपके सामने इसलिए किया, आपको पता चल चुका है कि यहाँ पाथ का बहुत रोल प्ले है, वेक्टर के अंदर पाथ बहुत रोल प्ले करता है, और कब पाथ रोल प्ले नहीं करता मींस कब ये मेथड ठीक होना था, उसके आगे इसके लिए आगे एक थ्योरम है, कब ये मेथड ठीक होगा इसके लिए आगे एक थ्योरम है, अगर वो थ्योरम की प्रॉपर्टीज कोई आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा तब आप ये मेथड भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो पाथ उसने कहा है यू आर बाउंड टू डू दैट। ओके, तो मैं आप स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ पता है, कुछ
कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगा ग्रुप के अंदर, वो आपने देखने होंगे, ठीक है। सोलह जी मैं आपको पिक्चर, चूंकि मैंने आपको पिक्चर सेंड करनी है तो E1 मैंने करवा दी है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 1 करवा दी है, एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है वो करवा दी है, E3, E4, देन E5 एक एग्जाम्पल है, उसके आपने सोचना है गौर से। उसमें पता है क्या कर रहा है वो, पहले मेथड में अलोंग C1 करता है क्योंकि बुक वाला कह रहा है, दूसरे मेथड में अलोंग C2 करता है क्योंकि बुक वाला कह रहा है, और थर्ड जो है ना मीन के फर्स्ट पार्ट में बुक वाला कह रहा है लॉन्ग C1 करें, सेकंड पार्ट में बुक वाला कह रहा है लॉन्ग C2 करें, C1 C2 दिया हुआ है, और थर्ड पार्ट में ना बुक वाला कह रहा है जी कि यूँ करें ना, मीन अगर फॉर एग्जांपल C1 ये पाथ है, C2 ये पाथ है, बुक वाला कह रहा है कि इस पाथ के लॉन्ग करें, लेकिन जो सोल्यूशन कर रहा है, सोल्यूशन वाला क्या कर रहा है जी कि C1 और C2 के आंसर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी हमने किया था तो वो तो गलत हुआ था, बात समझ आई ना। तो आपने देखना है कि एग्जाम्पल 5 में ऐसा क्या कर रहा है वो कि वो पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रल है। तो पाथ इंडिपेंडेंट कब होता है, जब एक मैं पहले इसको चेक कर लूँ ये रोटेशनल है या नहीं है। अक्सा इसकी कर्ल फाइंड करो तो जल्दी से बताओ, कोई बंदा मुझे फाइंड करो, इस वेक्टर की कर्ल फाइंड करके मुझे चेक करवाएं जरा क्या होता है। सर 0 आती है। अच्छा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि एक और काम करें, अच्छा इसकी फाइंड करें, जब ऊपर 36 वाला नहीं किया, इसकी फाइंड करो, ये किधर गया यार, ये वेक्टर था 2x प्लस वाई प्लस 3y माइनस एक्स टाइम जी, इसकी फाइंड करो, चेक करना इसकी ज़ीरो नहीं आएगी, अगर इसकी भी ज़ीरो आए तो फिर मेरी तरफ से छुट्टी है, फिर मैं इसको सोच के ऐड कर दूँगा। तो -2 के आता है। मैं ना आपको एक बुक का रिमार्क सेंड करूंगा, बुक वाला कह रहा है यार अगर ये वेक्टर है ना, अगर वेक्टर इरोटेशनल हो, वेक्टर क्या हो, इरोटेशनल या कंजर्वेटिव भी कहते हैं ना, कंजर्वेटिव, तो अगर वेक्टर फील्ड जो है ना आपकी इरोटेशनल हो या कंजर्वेटिव हो ना, तब आपका जो इंटीग्रल होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। अगर वो नहीं है ना, जैसे अब ये एक वेक्टर था जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं था, तो इसको हम जो पाथ उसने दिया हुआ है उसी पाथ के लॉन्ग फाइंड करेंगे। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है ना, अगला जो मैं एग्जांपल 5 बता रहा हूँ, उसके अंदर आप चेक करेंगे तो वो ये रोटेशनल आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था, समझ आ गई मेरी बात या नहीं आई स्टूडेंट्स? मैं आपको एक पीडीएफ बना के सेंड कर रहा हूँ, आई थिंक क्लास यहाँ खत्म करनी चाहिए हमें,
क्योंकि आगे काम मेरा करवाने वाला बहुत काम है और आप करने वाला बहुत ज़्यादा है। तो 2017 का MCQs भी होगा इंशाल्लाह, जो आज PDF सेंड करूँगा मैं। टेस्ट कब डन हुआ है आपका? सर 8 बजे से 9 बजे तक रात। ऐसे आपको भी हमने सही तंग किया हुआ है, सॉरी टू से, बट क्या करें। चलो ठीक है, मैं ना फिर आज एक PDF सेंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, टाइम निकाल के उसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अंदर कोई 8-10 एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं इंशाल्लाह, फिर हम कल एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जब तक आप करेंगे नहीं, मुझे लग रहा है मेरा फ़ायदा नहीं है करवाने का। तो आप बैठ के करें ना टेस्ट के बाद, आज 9 बजे टेस्ट दें, उसके बाद 2-3 घंटे बैठ के काम करें वेक्टर्स का, तो कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक। एनी क्वेश्चन?